Hello everyone, myself Shanwaz Ahmed Mir, Faculty of Diploma Department. Today, our news lecture, we will discuss about paints, varnish and distemper. We will also discuss today lecture what are the different types of paint, where it is used, which chemicals are used in these types of paint, why it is necessary in our civil engineering. So one by one we will discuss in this today's video. What is paints? The paints are coating of fluid material and they are applied over the surface of timber and metal are called paints. Painting, it provides decay of wood and corrosion in metal, provide a smooth surface for easy cleaning. Then it is used to give good appearance to the surface. तो पेंट क्या होता है? पेंट एक ऐसा फ्लूइड मटेरियल है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, चाहे वो मेटल हो या फिर हमारा टिम्बर का वुड हो, उस पर हम जो यूज़ करते हैं एक स्मूथ सरफेस देने के लिए, एक कुछ अच्छी ब्राइट और गुड अपीयरेंस देने के लिए। और ये इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं कि ताकि जो हम अपने घरों में हमारे जो विंडोज़ होते हैं, डोर्स होते हैं, ज़्यादातर इनका यूज़ वहाँ पे होता है। वहाँ पे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो वुड है, टिम्बर है, वो जल्दी से डीके ना हो, ख़त्म ना हो, और जो भी हम मेटल्स उसमें यूज़ करते हैं उसको करोजन ना लगे। और उसके साथ साथ ये भी है कि एक स्मूथ सरफेस देता है वो क्लीनिंग के लिए। और हम इसको इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक अच्छी अपीयरेंस, अच्छी शेप देता है उस पर्टिकुलर सरफेस को। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंट, कि एक अच्छे आइडियल पेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसमें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले द पेंट शुड बी फेयरली इकोनॉमिकल, इट शुड पोजेस ए गुड स्प्रेडिंग पावर, द पेंट शुड बी सच दैट ड्राइज इन रीजनेबल टाइम एंड नॉट टू रैपिडली, द पेंट शुड बी such that its color is maintained for a long time. The paint should not be affected by weathering action of the atmosphere. तो जो पेंट होना चाहिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसकी जो स्प्रेडिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से हर जगह फैल सके जहाँ जहाँ हम उसको कोटिंग करें। और जब भी हम उसको किसी भी उस प्लेस पे हम अगर प्लेस करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं, तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। द पेंट शुड बी सच दैट इट कलर इज़ मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका जो कलर है वो लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, कम समय में उसका वो कलर फेंट नहीं होना चाहिए। और जो ओरिजिनल पेंट होगा, जो आइडियल पेंट होगा, ये ज़रूरी है कि वो जब भी हम उसकी कोटिंग करें तो जहाँ जहाँ हम उसकी कोटिंग करेंगे तो उसमें जो वेदरिक एक्शंस वगैरह हैं वो अफेक्ट ना करें। तो ये एक तभी ही एक अच्छे क्वालिटी की, एक अच्छे आइडियल पेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस आर, फर्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम पेंट। जो एल्यूमिनियम पेंट होता है फर्स्ट टाइप है ये पेंट्स की। इसमें कहता है कि यूज्ड फॉर क्विक ड्राइंग, ये इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये एकदम से सूख जाए। इट इज़ विजिबल इन डार्कनेस, ये दिखता है, ये विजिबल होता है, इसका जो डार्कनेस में दिखता है ये। और ये इट रेजिस्ट हीट टू सर्टेन डिग्री, इट गिव गुड अपीयरेंस टू दैट पर्टिकुलर सरफेस, इट पोजेस हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो एलुमिनियम पेंट है, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ये अच्छे से क्विक ड्राइंग हो जाए, डार्कनेस इसमें विजिबल हो, हीट को रेजिस्ट करे, और फिर उसमें क्या हो, एक अच्छी अपीयरेंस दे उस सरफेस को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलुमिनियम पेंट की। देन नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ पेंट इज़ एंटी करोसिव पेंट। दिस पेंट essentially consists of oil and a strong dryer. A pigment such as chromium oxide is taken after mixing. It is cheap. The appearance of paint is black. It lasts for long duration. एंटी करोसिव जो पेंट है उसमें
जो ऑयल की मात्रा होती है और साथ में उसमें एक स्ट्रॉन्ग ड्रायर होता है। एक पिगमेंट के थ्रू उसको पिगमेंट जैसे एक उसमें पिगमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम क्रोमियम ऑक्साइड कहते हैं। जब भी हम उसको मिक्स करते हैं तो एक पिगमेंट यूज़ किया जाता है, एक मटेरियल एक एडमिक्सचर टाइप यूज़ की जाती है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। देन इट इज़ चीप, ये थोड़ा सस्ता है, बट जो इसकी अपीयरेंस है इस पेंट की वो ब्लैक है, और ये जो चलता है इसकी जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, अच्छा टिकने वाला पेंट है ये। थर्ड टाइप इज़ एस्बेस्टस पेंट। दिस टाइप ऑफ पेंट is applied on the surface where are exposed to acidic gases। इस टाइप के पेंट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, उस सरफेस पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे एसिडिक गैसेस का एक ख़तरा रहता है, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। देन उसमें सीमेंट पेंट है। दिस पेंट कंसिस्ट ऑफ वाइट सीमेंट पिगमेंट एंड अदर एडिक्टिव्स। जो सीमेंट पेंट है उसमें जो कम्बिनेशन होता है वो वाइट सीमेंट का होता है, देन उसके बाद उसमें पिगमेंट होता है और बाकी के कुछ मटेरियल्स होते हैं। ये एक ड्राई कलर में अपने पास अवेलेबल होता है और ये एक बहुत ही अच्छी और डेकोरेटिव एक्सपीरियंस देखता है जब हम इसको कहीं भी इसकी कोटिंग करते हैं। What are the various notes for the guidance in the process of painting? कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नोट्स हैं जिससे कि वो गाइडेंस हमें मिलती है जब भी हम पेंटिंग का प्रोसेस करते हैं। सम ऑफ द पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर द पेंटिंग आर मेंशन बिलो। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम जिससे हम क्या करते हैं पेंटिंग का यूज़ करते हैं, पेंटिंग में यूज़ करते हैं, वो मेंशन है। फर्स्ट वन ब्रशिंग। हम ब्रश का होना ज़रूरी है जो हम पहले ब्रश करते हैं किसी भी सरफेस पे। पेंट्स, नोटिंग, स्टॉपिंग, कोट्स में प्राइम कोट, अंडर कोट, फिनिश कोट, देन स्प्रे पेंटिंग। तो मान लो कि हमें किसी भी सरफेस पे हमें क्या करना है तो पेंटिंग करनी है, तो सबसे पहले अपने पास ब्रश का होना ज़रूरी है। देन उसके बाद पेंट्स होना ज़रूरी है, चाहे वो न्यूरोलैक हो या कोई दूसरा तीसरा और भी किसी भी टाइप का पेंट हो, उनका होना ज़रूरी है। नोटिंग ये हुआ कि हमें पार्ट वाइज उस सेलेक्टिव पार्ट को पेंट करने के बाद उनको जोड़ना, उस प्रोसेस को नोटिंग बोलते हैं, ताकि उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस ना विजिबल हो। देन उसके बाद हम स्टॉपिंग करते हैं। स्टॉपिंग वो प्रोसेस है कि एक ओवरऑल पेंटिंग करने के बाद एक जब हमारी वो सरफेस रेडी हो जाती है तो हम उस पर फिर क्या करते हैं, वहाँ पे स्टॉप लेते हैं, रुकते हैं। देन उसके बाद जो हम फाइनल कोटिंग करते हैं उसको कोट्स में आता है। कोट्स में भी इसकी भी 3 टाइप हैं। सबसे पहले प्राइमिंग कोट, जिसको हम रफ कोट बोलते हैं, इसको 3 टाइप्स में किया जाता है, 3 मेथड में किया जाता है। उसके बाद सिंपली फिनिश जो आती है उसको अंडर कोट बोलते हैं, और लास्ट पे जो एकदम ब्राइटनेस देती है उसको हम फिनिशिंग कोट कहते हैं। और फिर लास्ट पे अगर कोई फ़र्क रह जाए तो हम स्प्रे के दोबारा उसकी पेंटिंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे हमें गाइडेंस मिलती है इस पूरे प्रोसेस को, पेंटिंग के प्रोसेस को करने में। देन नेक्स्ट है पेंटिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस, कि हम जो पेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट सरफेसेस हैं जहाँ पे हम पेंट का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस to be painted. First one is new woodwork, then repainting old work, then new ironwork and steelwork, then repainting old ironwork and steelwork, then plaster surfaces, concrete surfaces and floor surfaces। तो सबसे पहले हम न्यू वुड वर्क, जहाँ भी हम अपने वुड का यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे डोर्स हो, अलमीरा हो, विंडोज़ हो, वहाँ पे हम पेंट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इसको पेंटिंग करते हैं। देन उसके बाद अगर हमारी वही वुड जो है कुछ टाइम के बाद हमसे रीपेंटिंग मांगे, दोबारा पेंट करना पड़े, तो हम वहाँ पे इसको रीपेंटिंग करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है कि न्यू आयरन वर्क एंड स्टील वर्क,
जहाँ पे हमने आयरन का काम किया हो या स्टील के कुछ डोर्स एंड विंडो वगैरह लगाए हों, वहाँ पे हम इसको करते हैं पेंटिंग। देन अगर वही स्टील वर्क और आयरन वर्क अगर दोबारा से रीपेंटिंग मांगती है कुछ टाइम के बाद, 2 साल 3 साल बाद, तो हम उसको रीपेंटिंग वहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, अपार्टमेंट्स होते हैं, घर होते हैं, उसमें जो भी जिस सरफेस पे हम प्लास्टर करते हैं तो हम उसको भी पेंट कर सकते हैं। फिर मान लो कि हमें कहीं भी हमने कंक्रीट को प्लेस किया है, कहीं फ्लोर्स वगैरह जैसे हो गए, वहाँ पे भी हम इसको कंक्रीट सरफेसेस या फ्लोर सरफेसेस पे हम इसको क्या करते हैं, पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ पेंट, कि अगर हम पेंट करते हैं तो उसमें ऐसे कौन से काजेज़ हो जाते हैं कि जिससे हमारा पेंट जो है वो फेलियर हो जाता है। फॉलोइंग आर द मेन काजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ ए पेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बैड वर्कमैनशिप, condition for paintings, moisture, wrong choice of paint, unsuitable surfaces। सबसे पहले कि बैड वर्कमैनशिप, जिसमें हम अनस्किल्ड लेबर को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से किसी को अगर पेंट करना आता ना हो, वहाँ पे अगर वो पेंट करेगा तो वो एकदम बैड वर्कमैनशिप में आएगा। कंडीशंस फॉर पेंटिंग, कि हमें पेंटिंग उस कंडीशंस में करनी चाहिए ताकि जो हम पेंटिंग करें तो वो उस एटमॉस्फेयर में सूटेबल हो जाए। देन जिस सरफेस पे हम पेंटिंग करें वो एकदम मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। देन हमारी जो चॉइस है पेंटिंग की वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट चॉइस होना चाहिए और राइट ही पेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका अनसूटेबल सरफेसेस, वहाँ पे हमें पेंट करना चाहिए कि जहाँ पे पेंट उस सरफेस को सूटेबल करेगा। तो ये कुछ 3 4 5 पॉइंट्स हैं जो कि फेलियर के काजेज़ बनते हैं पेंट्स के। तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम पेंट्स करें। दिस इज़ द फोटो ऑफ डिस्टेम्परिंग विच इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, अपार्टमेंट, our buildings, floors, etc. See, the different types of distempering are used in our construction activities. What are the properties of distemper? The coating of distemper are usually thick. They are generally light in color. They are less durable than other paints. They are treated as water paint and they are easy to apply. They can be applied on brickwork, cement, plaster surface. जो डिस्टेम्परिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें वो ये कहता है कि जो हम डिस्टेम्पर की कोटिंग करते हैं वो हमेशा हम क्या करते हैं, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है और जो उनका कलर होता है वो एकदम लाइट वेट में अवेलेबल होते हैं। और जो डिस्टेम्पर हैं वो बहुत ही कम ड्यूरेबल होते हैं बाकी के पेंट से। दे आर ट्रीटेड एज वाटर पेंट, दे आर इजी टू अप्लाई। अब वाटर ट्रीटेड पेंट है मतलब हम उसमें क्या करते हैं कि पानी का मिक्सचर करते हैं और उनको बहुत ही आसानी से हम जिस सरफेस पे हमें अप्लाई करना हो, कोट करना हो तो हम कर सकते हैं। और उसमें यह भी कह रहा है कि दे कैन बी अप्लाइड ऑन ब्रिक वर्क, सीमेंट, प्लास्टर सरफेस। और हम इसको हम ब्रिक वर्क पे भी कर सकते हैं, सीमेंट वाले वर्क पे भी कर सकते हैं जहाँ पे हमने यूज़ किया हो, और प्लास्टर की सरफेस पे भी हम इसकी कोटिंग कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है डिस्टेम्परिंग का? द प्रोसेस ऑफ डिस्टेम्परिंग आर प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, प्राइमिंग, कोटिंग, कोट ऑफ डिस्टेम्पर। सबसे पहले हमें उसकी तैयारी करनी है, उस सरफेस को साफ़ करना पड़ेगा, अच्छे से उसकी धुलाई करनी पड़ेगी। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि प्राइमिंग कोटिंग करनी है, रफ़ कोटिंग करनी है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा डिस्टेम्पर होगा उसको अच्छे से मिक्स करके जो भी हम उसमें पिगमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या करना है कि उस सरफेस को हमें कोटिंग करनी है, ताकि अगर हम ऐसा करेंगे, ये प्रोसेस इन्वॉल्व रखेंगे उसमें, तो उससे हमें क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छी अपीयरेंस मिलेगी हमें उस पर्टिकुलर सरफेस पे जहाँ जहाँ हम कोटिंग की है। वो जो होगा वो एक ब्राइटनेस देगा, बहुत ही डेकोरेटिव शेप निकलेगी। वही मैंने बोला कि उसकी अपीयरेंस बहुत ही अच्छी होगी और ज़्यादा उसका ड्यूरेबल जो होगा वो अच्छा होगा। तो इसलिए हमें जो फाइनल कोटिंग करते हैं, जो हम डिस्टेम्पर की कोटिंग करते हैं, उसमें अच्छे से मिक्स किया जाए। उस सरफेस का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है,
उसकी नोटिंग अच्छे से किया जाए, उसकी जॉइंटिंग अच्छे से की जाए, तभी वो एक ब्राइटनेस और एक गुड अपीयरेंस शेप हमें देगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शानवाज मीर, फैकल्टी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। Today we will discuss our new topic that name is timber. In this topic, we will discuss about the use of timber, defect of timber, defect causes, defect types of timber, the difference between softwood and hardwood, seasoning of timber, reasons, methods, benefits, advantages and disadvantages. So let's start. What is timber? Wood suitable for building or other engineering purpose is called timber. When it's form part of living tree, it is called standing timber, and when the tree has been felled, it is called rough timber. When it has been sawn to various market forms such as beams, planks, batten, and it is called converted timber. सबसे पहले तिम्बर एक ऐसी लकड़ी है कि जो कि हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के पर्पज़ में हो या फिर किसी दूसरे शटरिंग के पर्पज़ में हो, तो उसको हम तिम्बर बोलते हैं। अब अगर तिम्बर स्टैंडिंग फॉर्म में है या खड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग तिम्बर। और अगर कोई तिम्बर का पेड़ नीचे गिरा हुआ है या गिराया हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रफ तिम्बर। बट अगर उसी तिम्बर को हम एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसी लकड़ी को हम एक अपने यूज़ में लाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स में हो, लाइक बीम्स में हो, कॉलम्स में हो, या उसकी हम जो भी स्कैफोल्डिंग या शटरिंग वगैरह करते हैं या उसकी बैटन बनाते हैं, प्लाईवुड वगैरह बनाते हैं, तो उस तिम्बर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड तिम्बर। दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ तिम्बर। इसमें फेल्ट वाला तिम्बर भी है, कुछ पीछे जो है फर्स्ट पिक में स्टैंडिंग तिम्बर भी है, और बाकी जो दूसरी तीसरी है उसमें इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया है ताकि हम उसको यूज़ में ला सकें। तो इस तिम्बर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड तिम्बर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लकड़ी हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस में यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, उसको हम तिम्बर बोलते हैं, चाहे वो रफ तिम्बर हो या स्टैंडिंग तिम्बर हो या फिर कन्वर्टेड तिम्बर हो। इफ़ वी आर यूजिंग दिस तिम्बर in our construction line, the wood is also known as timber. Now classifications of trees. अब trees को भी classify किया गया है। Depending on the mode of growth, trees are classified into two categories. जो हमारे पेड़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है उनके अकॉर्डिंग किसके? मोड ऑफ ग्रोथ के। तो फर्स्ट वन है एंडोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजीनियस। अब एंडोजीनियस क्या है? द ट्रीज दैट ग्रो इनवर्ड इन अ लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास सच एज बनाना, बैम्बू, palm and cane. Even though the stem of tree of this class is light, and though yet it is too flexible that it is not suitable for engineering work with exception to bamboo. तो एंडोजेनियस ट्री वो ट्री होते हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि बनाना का ट्री है, बैम्बू का है, पाल्म का है या कोई दूसरा ट्री है। हालांकि इन ट्री के जो स्टेम होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। बैम्बू को छोड़ के बाकी वाले जो एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। देन एक्सोजीनियस ट्रीज़, the trees that grow outward direction by addition of one concentric ring every year. These rings are known as annual ring. Since one ring is added to the tree every year, so the number of annual ring in the stem of tree indicates its age in year. The timber obtained from this class of trees is extensively used in engineering work. तो एक्सोजेनियस ट्रीज़ वो ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं
और इनको हम क्या करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं। और मेन बात, इनके हर साल बाद इनके स्टेम में एक एनुअल रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि डिटरमाइन करती है, इंडिकेट करती है उस ट्री की एज। साल में हर साल एक सर्कुलर रिंग ग्रोथ होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि उस ट्रीज की वो एज डिफाइन करता है हर साल के बाद। तो हर साल में एक रिंग अगर आएगा तो वो एक साल का हुआ। अब नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी होंगे, तो जब भी वो पेड़ गिर जाएगा या उसको काटा जाएगा तो वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज है। लेकिन ये सिर्फ एक्सोजीनियस ट्रीज़ में पाया जाता है, जो कि हम ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग वर्क में। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रीज़ में कुछ एग्जाम्पल बताई गई हैं एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस की। बैम्बू हो गया, बनेना हो गया और देवदार हो गया। ये जो देवदार है, बैम्बू और बनेना जो है वो एंडोजीनियस में आते हैं, उनमें से हम बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं। और देवदार का ट्री है जो एक्सोजीनियस में आता है, जिसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ में अब एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस की कुछ टाइप्स हैं। Timber available from exogenous trees is further classified into two categories। जो exogenous की जो क्लासिफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉर्निफोर और एवरग्रीन, और दूसरा डेसिड्यूज। कॉर्निफोर जो सदाबहार रहते हैं और डेसिड्यूज जो कुछ टाइम पे वो अपने पत्ते या उसकी शाखें टूट जाती हैं। सो कॉर्निफोर और एवरग्रीन, these trees yield softwood। These are trees with pointed leaf। देवदार, पाइन, चेयर एंड काई बिलोंग टू दिस क्लास। ये ऐसे कॉर्निफर वो वाली वुड है जिसमें ये पत्ते भी होते हैं, जैसे कि देवदार हो गया, पाइन हो गया, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कॉनिफेयर से या फिर एवरग्रीन से। और डेसिड्यूज, दीज ट्रीज आर हैविंग ब्रॉड लीव, यील्ड हार्डवुड, टीक, साल, शीशम बिलोंग टू दिस क्लास। जो डेसिड्यूज है ये बहुत ही हार्ड वुड होती है और एक लंबा चौड़ा इसके पत्ते होते हैं और एकदम ये टाल होता है। और ये जैसे कि हार्डवुड हो गया, जिसमें हार्डवुड आता है टीक का, साल का, या शीशम के जो पेड़ हैं वो किस में आते हैं, डेसिड्यूज कैटेगरी में। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द यूजेस ऑफ वुड like a porous and fiber hard structure plant system stem, which is the secondary system of the vascular tissue consisting of cellulose, and it can be defined as wood. It is supportive organs। then growth of a timber tree, के timber की growth कैसे होती है। in spring season roots of the tree suck a solution of salt from the soil। This solution of salt loses some of the moisture because of evaporation and absorb carbon dioxide from the air। This action in the presence of sun make the solution a bit viscous। This transformed viscous solution is known as sap। अब किसी भी टिम्बर के ट्री की ग्रोथ कैसी होती है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो दरख्त हैं ये सोल्यूशन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, ये सक करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और फिर वही सॉल्ट धीरे धीरे अपना जो है वो सॉल्यूशंस को लूज़ करता है ड्यू टू एवेपोरेशन की वजह से, और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से। तो ये जो एक्शन होता है ये प्रेजेंस होता है किसकी में, सन के में, जो कि सूरज की प्रेजेंस में होता है, सोल्यूशन मेक बनाता है, और देन उसी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रिशन में, जिसको हम सैप बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इन ऑटम विस्कस सैप डिसेंड्स बिलो द बार्क एंड लीव्स अ थिक layer of the sap left below the bark get transformed to wood is known as cambium layer। It goes on gaining the strength with the passage of time। A fresh layer
thus added on the outside of the tree every year, forming a new annual ring. The new ring represent a year's growth of tree. In simple word, we can say that in autumn season, trees suck the salt and convert into sap, and then appear a layer. That layer is known as cambial layer, and after 1 year there is a ring, annual ring produced, and that annual ring represent a year growth of that tree. It's mean one angular ring is equal to 1 year. Number of ring define the age of the tree. This is the main structure of a tree. These are the some components that like shown in the figure. There is an inner bark, outer bark, vascular cambium, sap wood, heart, pith, ray, early wood, late wood, ग्रोथिंग. ये एक सर्कल है, पूरा एक रिंग है जो कि हमें ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर ट्री की कितनी एज है. अब जैसे इस फिगर में हम देखें तो अगर इसमें 7 रिंग होंगे तो ये 7 साल का होगा. अब उसी रिंग के अंदर बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस पीपीटी में पढ़ेंगे. उस स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट था वो पिथ और मेडुला था. It is the first form portion of the stem of the tree. It consists of entirely cellular tissue. ये फर्स्ट फॉर्म है स्टेम के अंदर जो कि बनती है किसकी वजह से? सेलुलर टिश्यू की वजह से. देन द पिथ विच व्हेन द प्लांट इज यंग contain a large amount of fluid and nourish the plant. It dies up and decay when the plant become old. Sap is then transmitted by the wood fiber that deposit about the pith. जब हमारा कोई भी ट्री यंग होता है उसमें बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट में न्यूट्रिशन होती है. आफ्टर डीके के बाद वो पुराना हो जाता है और सैप जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है वुडी फाइबर में और देन वो डिपॉजिट हो जाती है उसके पीथ में. देन नेक्स्ट, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, एनुअल रिंग. द रिंग ऑफ वुडी फाइबर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द पीथ आर नोन एज एनुअल रिंग बिकॉज वन सच रिंग इज एडिड एवरी ईयर. एनुअल रिंग जो कि डिफाइन करता है ट्री की एज को, हर साल के बाद एक नया रिंग एडिड हो जाता है उस ट्री में. हार्टवुड, innermost ring surrounded the pith constitute the hardwood. The wood is darker in color, stronger, more compact and durable. Hardwoods mean उस ट्री का हार्ट जो कि पाया जाता है पिथ के आसपास और वो जो लकड़ी होती है वो डार्क कलर में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है. देन सैपवुड, outer annual ring of the tree constitute the sapwood which transmit the sap from roots to branches. Compared with hardwood, sapwood is lighter in color, weaker and more liable to decay. Then bark, it is outermost protective covering of the cell and woody fiber on a tree. In course of timber old layer split and scale off. bark जो है वो outer most होता है और जो outer skin होती है ट्री की जो कि प्रोटेक्ट करती है उसके सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को, चाहे वो किसी भी सीज़न में हो. जो बाहर की स्किन होती है किसी भी टिम्बर को हम उसको बार्क बोलते हैं. देन कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रेज. कैम्बियल लेयर outermost one ring between the bark and sap. कैम्बियर लेयर वो लेयर होती है जो कि बार्क और सैप के बीच में होती है. which is not converted into wood is known as कैम्बियर लेयर. जो कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी भी वुड में और उसको हम कैम्बियर लेयर बोलते हैं. इफ़ द कैम्बियर लेयर इज एक्सपोज्ड बाय रिमूविंग द बार्क, द सेल्स cease to be active and result in death of the tree. अगर हम कैम्बियर लेयर को एक्सपोज करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस ट्रीज़ के जो सेल्स और टिश्यू हैं वो
इस रिजल्ट में आ जाएंगे कि उस ट्री की डेथ हो गई है या वो खुद ब खुद अपने आप गिर गया है। देन medullary rays, these are thin horizontal veins radiating from the pith toward the bark. They carry sap from outside to the inner part of tree and nourish it. They keep the annual ring tightly gripped together. So medullary rings are those rings who are present in vein and radiating from the pith. Their work is to carry sap from outside to the inner part. Basically, medullary rays are provided nutrition to the inner parts of the trees. This is the main example of medullary rays. See the picture and understand about the medullary rays which are present in any tree. Then the most important topic is characteristics of good timber. कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ टिम्बर। एक अच्छी लकड़ी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर है। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए साउंड ट्री एंड शुड बी फ्री फ्रॉम सैप। देन it should have straight and close fiber. Then it should be of uniform color. It should give a clearly ring sound when struck. Dull heavy sound is a sign of internal decay. It should have regular annual ring. Timber with narrow annual ring are generally the strongest. So first point, should be free from sound of a tree, and then जो उसके फाइबर होने चाहिए वो एकदम क्लोज और स्ट्रेट होने चाहिए। उसकी शेप एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वो एकदम हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देनी चाहिए। अगर वो डल साउंड देगा तो इट्स मीन उसके अंदर इंटरनल डीके है। और उसके इट शुड हैव रेगुलर, हर साल के बाद उस पर रिंग आया हुआ होना चाहिए, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर को डिफाइन करता है। देन freshly cut surface should give sweet smell. Teeth of the saw should not get clogged while sawing. Out of some variety of timber, darker and heavier pieces are stronger. It should have bright and smooth surface when planed. Dull appearance is a sign of defective timber. It should have firm adhesion of fiber and compact medullary rays. जो इसमें जो हम फ्रेशली कट करते हैं किसी भी टिम्बर को ताकि वो हमें एक स्वीट स्मेल दे, उसे डिफाइन हो सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है। देन जो हमारा सा होगा जिसे हम उसको काटेंगे उसके अंदर क्लॉग नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। और जो उसके अंदर टिम्बर के अंदर वाली जो पीसीज हैं वो एकदम डार्कर और हैवियर होना चाहिए, जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। और उसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो एकदम ब्राइट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। अगर डल अपीयरेंस होगी तो वो साइन है कि दैट इज़ डिफेक्टिव टिम्बर। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। These defects are mostly of two type. The first one is those develop during the growth of a tree, and then those develop after the tree has been felled. फर्स्ट डिफेक्ट ये कहता है कि जब ट्री ग्रोथ कर रहा होता है उस दौरान अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो पहला डिफेक्ट वो होगा। देन अगर वो ट्री गिर जाता है तो उसके बाद उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स की वजह से या फिर कुछ घास फूस की वजह से उस पर जो भी डिफेक्ट होगा तो वो हमारा दूसरा डिफेक्ट होगा। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ, डिफेक्ट डेवलप ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए ट्रीज आर स्टार शेक्स. These are radial splits wider on the surface of the tree and become narrower as they move toward the center. These are caused by served frost or by serve heat of the sun. जो स्टार शेक होते हैं बेसिकली ये जब हमारा ट्री ग्रोथ कर रहा होता है तो ये उस दौरान पाए जाते हैं, और ये होते हैं इस वजह से हैं जैसे कि हीट ऑफ द सन की वजह से या फिर फ्रॉस्ट की वजह से। तो
फर्स्ट डिफेक्ट जो स्टार डिफेक्ट है वो किससे काज होता है? हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टार शेक्स. These are the radial splits, as I earlier told you, wide on the surface of the tree and become narrow as they move toward the center. They are caused by surf frost or by heat of the sun. This is the example of star shakes. Then next is heart shake. These are wide splits running right through the heartwood of the tree. These splits from the pith running toward the sapwood. These are caused by the shrinkage of interior parts by decay because of accumulated mix. तो हार्ट शेक जो डिफेक्ट है वो इस वजह से होता है कि कुछ जो ट्रीज़ के अंदर के जो इनर पार्ट हैं वो डीके होंगे, वो किसी कारण किसी सैप वुड के कारण या किसी पीथ में किसी के कारण इंसेक्ट लगने से या कोई दूसरा जो इंटीरियर काज हो गया तो उसके कारण उनका श्रिंकेज होना, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा हम उसको हार्ट शेक बोलते हैं. देन द थर्ड नंबर इज रिंड गॉल्स. दीज आर पेसिकुलर स्वेलिंग caused generally by the growth of the layer of sapwood over wound remaining after a branch of tree has been imperfectly cut off. This is shown in this figure. In this figure the shown rind gall. ऐसे बहुत सारे आपने ट्रीज देखे होंगे कि जिन पे इस तरीके का उनकी आउटर सरफेस पे इस तरीके का कुछ हो जाता है, तो इसको हम रिंडगाल बोलते हैं. ये भी एक डिफेक्टिव टिम्बर में आता है. देन डिफेक्ट्स डेवलप्ड आफ्टर द ट्री हैज़ फेल्ड. जब ट्री गिर जाता है उसके बाद जो उसमें डिफेक्ट आते हैं तो उसमें सबसे पहला है ड्राई रॉट. ड्राई रॉट क्या होता है? इट इज़ अटैक ऑन टिम्बर बाय फंगस. The fungus reduce the timber to a dry powder. To prevent dry root, only well-seasoned timber should be used. There should also be free access to fresh air to all part of timber. Basically जो dry rot होता है वो अटैक होता है किसी भी timber पे फंगस की वजह से. जो फंगस अटैक करते हैं उस पे या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ और किसी चीज़ का मिक्सचर हो जाना, ठीक है, तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा, बेसिकली फंगस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम ड्राई रॉट बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज वेट रॉट. इट इज़ डिके ऑफ टिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. टू प्रिवेंट वेट टिम्बर शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग and drying. It should be so used that it should wholly submerged in water or it is always dry. Due to wetting of timber, timber का गीला हो जाना and then उसको drying करना, उसके कारण जो भी डिफेक्ट आता है वो उसको हम wet rot बोलते हैं. Now we will discuss about the some MCQs related to the today's topic. Our first question is, the timber which is prepared in a factory and give desired shape appearance is known as. अगर कोई भी timber है हम उसको प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में, देन उसको हम एक अच्छी शेप देते हैं, एक अच्छा अपीयरेंस देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल टिम्बर कहलाएगा, सॉफ्ट टिम्बर कहलाएगा, या हार्ड टिम्बर, या फिर नन. तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर कोई भी हम टिम्बर को किसी भी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो वो एक उसका जो जवाब होगा वो इंडस्ट्रियल टिम्बर होगा. देन द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल इन नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, बोथ एंड बी एंड नॉन. अगर हम किसी भी पेड़ को अपनी विजिबल आंखों से देखते हैं, अपनी नेक्ड आंखों से उसको विजिबल करते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्रो स्ट्रक्चर होगा. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनर स्किन आर लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड. जो हमारी
अंदर की इनर स्किन है और कवर करती है किसको, कैम्बियर लेयर को, वो उस क्या कहलाएगा, इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेज या ऑल ऑफ द अबो। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये इनर बार्क होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर स्किन और कवर ऑफ द ट्री इज नोन एज बार्क, कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो आउटर स्किन है जो कि ट्रीज को स्किन को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ये उसको हम बार्क बोलते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू होगा। जो आउटर स्किन है जो कि ट्री की वुड की या ट्री की स्किन को कवर करता है उसको हम बार्क ही बोलते हैं।